जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर का ये हमारा लगातार 60वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पुनः पहले की भांति करंट को डिस्कशन करने वाले हैं और इस डिस्कशन में हम लोग वे सभी मुद्दों को देखेंगे जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं और एग्जाम में आपके सामने प्रश्न के तौर पर आ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला टॉपिक है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। दोस्तों, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। हर साल 28 जुलाई को ये मनाया जाता है और हर बार इसकी एक अलग थीम रखी जाती है। अलग थीम के तहत ही ये दिवस मनाया जाता है। जब 28 जुलाई को 2023 में हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया तो इसकी थीम रखी गई थी एक जिंदगी एक यकृत, वन लाइफ वन लीवर। इस थीम के साथ पूरे विश्व में हेपेटाइटिस को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया गया। कैसे ये संक्रमण होता है या बीमारी होती है या किस हिसाब से इससे बचा जा सकता है, इसका टीका क्या है, किस प्रकार से आप उस टीके को लगवा सकते हैं, सरकारी पहल, सब चीजों को लेकर प्रचार किया जाता है जब हेपेटाइटिस डे वैश्विक स्तर पर मनाते हैं। क्लियर? भारत जो है वो हेपेटाइटिस को लेकर बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि हम चिंतनीय है। पहले जब हेपेटाइटिस के मामले हमारे सामने आते थे तो सरकार ने इसको लेकर पहल भी की है और भारत की अभी एक सबसे बड़ी पहल चल रही है राष्ट्रीय हेपेटाइटिस बी कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत भारत 2030 तक हेपेटाइटिस बी से मुक्त होने का टारगेट रखा हुआ। तो हेपेटाइटिस से मुक्त अगर होना है तो उसका टारगेट 2030 भारत सरकार ने सेट कर रखा और इसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों हेपेटाइटिस बीमारी की, तो याद रखिएगा कि इससे आप यकृत की किसी सूजन के तौर पर इससे कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं। ये नॉर्मली हम देखें तो यकृत की सूजन या उसमें प्रॉब्लम की वजह से शुरू बीमारी दिखती है जो आगे जाके बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और इसका गंभीर रूप कैंसर में भी बदल सकता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक गंभीर बीमारी के तौर पर हेपेटाइटिस को देखा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए 28 जुलाई को इसको लेकर जागरूकता के लिए हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसके कारण की बात करें दोस्तों तो ये एक वायरस के समूह के कारण होता है जिसको हेपेटोट्रोपिक के नाम से जाना जाता है और ये इसका एक मूल कारण मानते हैं। इसके अलावा नशीली दवाइयों का सेवन कोई करता है, अल्कोहल शराब ज्यादा कोई पीता है, ऐसे व्यक्ति में हेपेटाइटिस होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें फैटी लीवर, याद रखिएगा कि फैटी लीवर जिनके अंदर वसा ज्यादा जम जाता है लीवर पे, फैटी लीवर जिसका हो जाता है उस व्यक्ति में भी हेपेटाइटिस जो हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून स्थिति, याद रखिए कि जब आप ऑटो इम्यून स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, एंटीबॉडीज जो होती है, वो आपके इस लीवर वाले एरिया पर अटैक करने लगती है जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये सभी के सभी रीजंस हैं हेपेटाइटिस के पीछे। याद रखिएगा, हम ये लेक्चर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया था। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों हेपेटाइटिस के कारण देख लिए, इसका परिचय किस प्रकार की बीमारी और शरीर के किस अंग को ये प्रभावित करता, वो देखने के बाद आपके सामने आता है कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। जब आप हेपेटाइटिस के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों तो ये अलग अलग लगभग 5 प्रकार का आपको देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, मतलब आप इसको शॉर्ट में HIV, HBV, HCV, HDV और HEV के नाम से जानते हैं। ये सभी अलग अलग स्थिति है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें हेपेटाइटिस ए जो है इसको लेकर वैक्सीन विकसित है, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन विकसित है। हेपेटाइटिस सी की बात करें दोस्तों तो पर्टिकुलर कोई वैक्सीन विकसित नहीं की गई है। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो इसके लिए हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसको यूज किया जाता है और हेपेटाइटिस ई के लिए भी ऐसी कोई विशेष वैक्सीन विकसित नहीं की गई है। अगर हम यहाँ हेपेटाइटिस ए की बात करें दोस्तों तो ये एक सामान्य बीमारी के तौर पर इसको देखा जाता है। लीवर में सूजन के साथ इसकी शुरुआत होती है। जब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ये सूजन तो ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। और हेपेटाइटिस ए का कारण है दूषित पानी पीना या दूषित भोजन करना। इसके अलावा जो इससे प्रभावित पहले से ही कहीं ना कहीं संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ अवैध या यौन संबंध आप बनाते हैं जो सुरक्षित ना हो, उसके कारण से ये लोगों में जनरली होता है, लेकिन इसकी वैक्सीन विकसित है। हेपेटाइटिस बी की बात करें दोस्तों तो ये यौन संबंधों से तो फैलता ही है, लेकिन ये एक प्रकार के वायरस के फैलने के कारण, उसके संक्रमण के कारण लोगों में होता है और इसके लिए भी एक टीका विकसित है। हेपेटाइटिस बी का टीका हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत भी लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो हेपेटाइटिस बी है
ये अनुवांशिक तौर पर मां से बच्चों में भी जा सकता है, यौन संबंधों से भी जा सकता है। ठीक है, अगर हेपेटाइटिस सी की बात करें दोस्तों तो ये भी एक प्रकार का संक्रमण ही है जो कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा वायरस के चलते। ठीक है, ये भी यौन संबंधों से फैलता है। हेपेटाइटिस डी जो है वो भी वायरस से संक्रमित होने की एक अवस्था है, और हेपेटाइटिस ई भी संक्रमित होने की एक अवस्था है। यहां पर याद रखिए कि हेपेटाइटिस डी जो होता है, ये डी जो है हेपेटाइटिस, ये एक चरम अवस्था के तौर पर देखा जाता है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो उसके सही से अगर आपने उसकी रोकथाम या उस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो वो हेपेटाइटिस बी डी में तब्दील होगा। बोलने का मतलब हेपेटाइटिस डी जो है वो उसका आधार बी से है, और इसमें चरम अवस्था हो जाती है, आपको लीवर कैंसर हो जाएगा और इसमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहां याद करें तो हेपेटाइटिस से निपटने के लिए सरकारी पहल चली रही, मैंने बात की है, राष्ट्रीय हेपेटाइटिस कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस से मुक्त करने का कहीं ना कहीं लक्ष्य भी रखा गया। तो ये सारी चीज हम लोगों ने बात की है हेपेटाइटिस को लेकर। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इसके टीके को लेकर। दूसरा यह है कि यहां से आप लोगों को 2023 में हेपेटाइटिस की क्या थीम रही वो पूछ सकता है। हेपेटाइटिस का संबंध किस ऑर्गन से, शरीर के यकृत, ये पूछ सकता है एग्जाम में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कारण क्या होते हैं हेपेटाइटिस के। दूसरी बात है कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार की चीजें पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। इस लेक्चर में हमने सब चीजों पर डिस्कशन कर लिया है। आगे देखें दोस्तों तो अगला है व्हाइट लेबल एटीएम। दोस्तों एसबीआई ने अभी क्या किया है कि जो गैर अधिकृत बैंकिंग कंपनियां हैं, है ना, जो गैर बैंकिंग कंपनियां हैं उनको भी व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित करने, उनको निर्देशित करने, उनका प्रबंधन करने की अभी अनुमति दे दी है। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अंतर्गत एसबीआई ने ये व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित करने की अनुमति दी है। इस वजह से ये व्हाइट लेबल एटीएम जो है वो चर्चा में रहा है। व्हाइट लेबल एटीएम होता क्या है दोस्तों, जनरली एटीएम स्थापित करने का काम जो करती है वो बैंक करती है, लेकिन जब बैंक के अलावा हम देखें तो जो गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं, जब उनको एटीएम को लगाने, उसका प्रबंधन करने की आधिकारिक रूप से अनुमति दे दी जाती है तो उसे हम व्हाइट लेबल एटीएम के नाम से जानते हैं। और ये जो एटीएम होते हैं दोस्तों, ये आरबीआई के एक्ट 2007 के तहत, जिसमें कहीं ना कहीं जो भुगतान करते हैं, जो भी लेन देन होते हैं उसको लेकर कंट्रोल किए जाने के लिए अधिनियम रहा 2007 का, उसके अधीन ये अनुमति दी गई है। और ये सारे के सारे एटीएम जो होंगे वो आरबीआई के निर्देशन में ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आप व्हाइट लेबल एटीएम की बात करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जब एटीएम किसी गैर बैंकिंग संस्था के द्वारा लगाया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, तो वो एटीएम जो होगा वो व्हाइट लेबल एटीएम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से अदर एटीएम से आपको सुविधाएं मिलती हैं वैसी सुविधाएं आपको एटीएम भी देते हैं, लेकिन ये गैर बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा मैनेज होते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है, अगर हम एटीएम की बात करें तो भारत में अलग अलग प्रकार के एटीएम है, जैसे ब्राउन लेबल एटीएम है, ऑरेंज लेबल एटीएम है, येलो लेबल एटीएम है, पिंक लेबल एटीएम और ग्रीन लेबल एटीएम। जब हम एटीएम के इतने सारे प्रकार देखते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्राउन लेबल एटीएम जो साधारणतः आप देखते हैं कि बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा स्थापित करते हैं, उनको मैनेज किया जाता है, तो ये क्या है, ब्राउन लेबल एटीएम। अगर ऑरेंज लेवल एटीएम की बात करें दोस्तों तो ये वो एटीएम होता है जो शेयर धारकों के काम में आता है, जो शेयर का लेन देन करने वाले होते हैं ना, उनके लिए ऑरेंज लेवल एटीएम होता है। येलो लेवल एटीएम जो होता है दोस्तों ये ऑनलाइन व्यापार करने वालों के लिए होता है, शॉपिंग जो करते हैं। और पिंक लेवल एटीएम स्पेशली महिलाओं के लिए स्थापित किए जाने वाले एटीएम है। और ग्रीन लेवल एटीएम जो होते हैं वो किसानों के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में लेन देन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एटीएम होते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग प्रकार के एटीएम मौजूद है। याद रखिएगा कि एटीएम एग्जाम में पूछ सकता है पर्टिकुलर कि ग्रीन लेवल एटीएम मतलब क्या, किसानों के लिए, खेती संबंधित है। पिंक लेवल क्या, महिलाओं के लिए, यहाँ पर स्पेशली गार्ड लगा देते हैं, वो ध्यान रखता है कि महिलाएं यहाँ से लेन देन कर पाए। येलो लेवल एटीएम जो होता है वो ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित होगा। ऑरेंज लेवल जो होगा वो शेयर मार्केट लोगों के लिए होता है। और ब्राउन लेवल एटीएम जो साधारणतः आप एटीएम देखते हैं वो व्यवस्था होती है। ठीक है, एटीएम के हम लोगों ने बात किया है, क्यों चर्चा में रहा वो भी हम लोगों ने बात किया। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों, अगला है फेम इंडिया का दूसरा चरण। दोस्तों फेम इंडिया जो है वो भारत सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम मानी गई, जिसका अभी हाल ही में दूसरा चरण जो वो शुरू किया गया है। क्लियर, इसका दूसरा चरण जो है दोस्तों वो 2019 से प्रारंभ है और पहला चरण जो था वो 2015 से था। मतलब 2015 से शुरू करें तो 2019 तक पहला रहा
2019 से अगले 5 वर्ष तक के लिए फेम इंडिया का दूसरा चरण चल रहा है। अगर फेम इंडिया का संबंध आप लोगों से पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि फेम इंडिया का संबंध जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में क्यों, अगर हम इस बात को देखें दोस्तों तो याद रखेंगे, हाल ही में भारतीय उद्योग राज्य मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया है। उनसे सवाल पूछा गया, उस सवाल का उन्होंने लिखित जवाब दिया और जवाब में उन्होंने बताया है कि भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने और उनका विनिर्माण योजना जो है उसके फेज 2 पे क्या क्या तरक्की हुई उस पर उन्होंने बात की है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण करने की जो योजना है दोस्तों, उसी का नाम क्या है, फेम इंडिया। देख रहे हैं हम कि लगातार पर्यावरण का लेवल कितना घटता चला जा रहा है। दिल्ली जैसे शहरों की बात करें तो जहां पर सांस लेने का मतलब ही है कि एक साथ 1000 सिगरेट आप पी जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हानिकारक है। और इसमें हम अगर गिरावट करना चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि जो पेट्रोल से, डीजल से, आजी से चलने वाली गाड़ियां उनको कम कर दिया जाए और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ा लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो होंगे वो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ई व्हीकल में आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के संबंध में होंगे, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे। तो हमारी सरकार भी इस तरफ बढ़ रही है। हमारी सरकार के निरंतर ये प्रयास है कि देश में जो पर्यावरण प्रदूषण उसके स्तर को गिराया जाए और वाहनों का इलेक्ट्रीकरण कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक वाहन कर दिए जाए। इसके लिए अलग अलग जगह पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे, इसके प्रोत्साहन के लिए क्या करेंगे आप, तो इसके लिए आपने क्या किया, सब्सिडी का रास्ता अपनाया है। सब्सिडी का रास्ता ऐसे अपनाया है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये कम पैसे में हमको वाहन मिल जाएगा, तो वो उसको खरीदने में अपने दिलचस्पी दिलाते हैं। तो फेम इंडिया के तहत इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है जिसमें बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनको प्रोडक्शन किया जा रहा है और सब्सिडी के आधार पर सरकार लोगों तक पहुंचा रही है। इसका बजट जो रखा गया है दोस्तों, 10,000 करोड़ का बजट लगा गया है, जिसमें 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इस प्रकार के हर एक प्रकार के वाहन जो है वो बनाए जा रहा है। ठीक है, तो फेम इंडिया का संबंध किससे दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रब टाइफस, जिसको हम बुश टाइफस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि स्वास्थ्य विभाग जो है केरल का, केरल के स्वास्थ्य विभाग ने अलाप्पुझा जो वहां का क्षेत्र है वहां पर स्क्रब टाइफस के खिलाफ एक अलर्ट जारी किया है कि आपको इस संक्रमण से बचना। तो एक प्रकार का संक्रमण है और यह संक्रमण जो है ये ओरिएंटिया सुगामुशी बैक्टीरिया से होता है। तो इस बैक्टीरिया से होने वाला जो संक्रमण है उसका नाम है क्या, तो याद रखेंगे स्क्रब टाइफस। और स्क्रब टाइफस को आप बुश टाइफस के नाम से भी जानते हैं। केरल में बहुत ज्यादा फैल गया था, इस वजह से इसको लेकर केरल सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तो एग्जाम में आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि ये स्क्रब या बुश टाइफस क्या है, तो एक प्रकार का संक्रमण है जो कीटों के कारण होता है और इसमें इंपॉर्टेंटली ओरिएंटिया सुगामुशी जो बैक्टीरिया है ये कारण बनता है। अगर इसके संक्रमण की बात करें दोस्तों तो कारण तो ये हो गया, लेकिन संक्रमण क्या होता है, संक्रमण जो है वो लार्वल माइट्स, लार वाले जो जीव कीटाणु है, बोल सकते हैं कि कीड़े हैं, उनके कारण, उनके काटने से कहीं ना कहीं ये होता है। ध्यान रखेंगे, ये चूहों, खरगोश, गिलहरियों जैसे जानवरों के शरीर पर मौजूद होते हैं, याद रखिएगा, और कहीं ना कहीं उसके शरीर पर मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से ये हमारे को फैल जाता है। इससे प्रभावित क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्वी एशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्र, ये सभी के सभी देश जो हैं वो इससे प्रभावित हैं, याद रखना है। और इसके उपचार के लिए कोई टीका मौजूद नहीं है, अच्छी देखभाल करना ही इसका उपचार होगा। इस वजह से ही केरल सरकार ने इसको लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हाल ही में जो मैसाचुसेट्स बोल सकते हैं विश्वविद्यालय है एमएस में, उसने घोषणा की है कि वायु में जो नमी है उस नमी के एक छोटे से कण से आप कहीं ना कहीं विद्युत प्रवाह का सफलतम रूप से काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं निरंतर विद्युत प्रवाह का सफलतापूर्वक उत्पन्न करने के लिए इनका शोध था और इस शोध को लेकर उन्होंने घोषणा की है और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं,
हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम में अगर हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी शब्द आ जाए तो याद रख लीजिएगा कि वायु में जो नमी है उससे निरंतर ऊर्जा प्रवाह की, यहाँ पर विद्युत प्रवाह की जो है बात की जा रही है। अगला है दोस्तों प्रश्नोत्तरी वाला सेशन। जो पहले हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों ने करंट अफेयर के जो लंबे टॉपिक थे डिस्क्रिप्शन वाले उनको देखा। अब हम क्वेश्चन सीरीज में देखें कि क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली बनते हैं। तो यहां देखिए, कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है? दोस्तों कंबोडिया के हुन सेन प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब देखिए कि इस्तीफा देने वाले कहां के? कंबोडिया के। दोस्तों कंबोडिया जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में जब आप जाते हैं तो यहाँ का एक इंपॉर्टेंट देश है जो थाईलैंड, लाओस और वियतनाम के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। यहाँ पर मेकांग नदी दिखती है आपको, जो एक तिब्बत से निकलकर बहने वाली क्षेत्र की लंबी नदियों में मानी जाती है। और हाल ही में एमपीपीएससी का प्री का जो पेपर होता है उसमें उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मेकांग नदी यहाँ से बहती है और कंबोडिया जो है इसकी जो राजधानी वो नामपेन है, याद रखेंगे। और कंबोडिया में आपको विष्णु जी का मंदिर मिलता है, अंकोर वाट का मंदिर, जो लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। ठीक है, तो ये कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट देश है जहां पर बाघ भी मिलते हैं और अंकोर वाट के मंदिर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो 12वीं सदी में बना था। और विष्णु जी का मंदिर और सबसे बड़े मंदिर के तौर पर अंकोर वाट का मंदिर जाना जाता है। किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजर ने हटा दिया है, जहां से नाइजर नदी के कारण इसका नाम नाइजर पड़ा हुआ है। इंडिया एआई ने उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मेटा के साथ। दोस्तों मेटा जो है वो 2004 में स्थापित हुआ था और 2004 में स्थापित होने के बाद आप उस समय तक इसको फेसबुक के नाम से जानते थे। और मेटा जो है वो अब दोस्तों व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को इंक्लूड करके एक बड़ी कंपनी के तौर पर बन चुका है, जिसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। और ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध कंपनी है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मेटा क्या है? मेटा एक जो बोल सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट वाली कंपनी है। और ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको अमेरिका में मिलता है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी, जिसको आप फेसबुक के नाम से पहले जानते थे, 2004 में इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनसे ही हाल ही में हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एआई को लेकर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। मैंने कुछ ही दिनों पहले आपसे डिस्कशन भी किया था। आजादी का एक और हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो इस अवसर पर कहीं ना कहीं दिल्ली में बात करें, दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है जिसको हम पहले राजपथ के नाम से जानते थे, उस पथ के आसपास एक उद्यान विकसित किया जा रहा है जिसमें मिट्टी पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से लाकर लगाई जाएगी। तो ये जो उद्यान है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक भारत में एकता के प्रतीक के तौर पर, राष्ट्र की भावना के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी में मेरा माटी मेरा देश अभियान इसको कहा गया है। इसमें पूरे देश में पंचायत स्तर पर देखें तो अलग अलग देसी प्रजाति के ही लगभग 75 पौधे लगाने की व्यवस्था है पूरे ग्राम पंचायत के इलाके में, पूरे देश में। तो वृक्षारोपण का एक अभियान में से देखा जा रहा है। अगला है दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अभी जब हम बात करें, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ था 18 मई को 2023 में, तो मोदी जी ने दिल्ली में इसका उद्घाटन भी किया था। और याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन रहा है जो भारत की प्राचीन संस्कृति को शो करने वाला है। 5000 साल के भारतीय इतिहास को यहाँ पर संजो कर रखा जाएगा और लोग आकर इसको देखेंगे और उसको जानेंगे। क्लियर। अगला है दोस्तों, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अगला है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इरशाद अहमद को किया गया है। सीरिया जो है दोस्तों दमिश्क उसकी राजधानी है और आतंकवादी क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। आईएसआईएस जो है वो यहाँ पर प्रमुख आतंकवादी संगठन है, ध्यान रखेंगे। और दक्षिण पश्चिम एशिया का जो स्टेट राज्य है उसके तौर पर उसको देखा जाता है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो उनका नाम है संजय कुमार मिश्र। दोस्तों संजय कुमार मिश्रा जी जो है वो ईडी के बोल सकते हैं निदेशक हैं। और इनको लेकर अभी हाल ही में एक चीज देखने को मिली थी कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक ऑर्डर दिया था जिसमें कहा गया था कि संजय कुमार मिश्रा जी जो इनको हटा दीजिए, क्योंकि 2018 से लगातार ये अपने पद पर बने हुए, तो कब तक ईडी के पद पर रहेंगे। तो उसके बाद केंद्र सरकार जो वो कोर्ट जाती है इनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार का मतलब है कि एफएटीएफ जो है
कहीं ना कहीं उसमें उसके भी जांच दल भारत में आने वाला है कुछ ही महीनों बाद। तो ऐसे में उसकी जांच के कारण इनका अपने पद पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी जांच जो होती है वो 5 चरणों में होती है। उसके 4 चरण जो रहे हैं वो संजय कुमार मिश्रा जी के समय पर हो चुके हैं, और लास्ट चरण बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर लास्ट चरण में हमने अगर ईडी के जो निदेशक है उनको बदल दिया तो क्या पता जो नए निदेशक आएंगे वो अच्छे से उनको समझा पाए कि नहीं समझा पाए, और अगर नहीं समझा पाए तो हम उसकी लिस्ट में नीचे आ सकते हैं, ग्रे लिस्टेड भी हो सकते हैं। जैसे पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्टेड कर दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय साख जो है वो कमजोर हुई थी, और उसकी वजह से उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत दिक्कतें हुई थी। और भारत जो है दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश अभी माना जा रहा है, और है भी, जिसको लेकर हम इसकी तीव्रता को अगर देखें और किसी भी प्रकार से अगर इंटरनेशनल लेवल पर इसकी रैंकिंग कम होती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये दलीलें दी गई केंद्र सरकार की तरफ से, और इसीलिए संजय मिश्रा जी को कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है, और इस कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सितंबर 15 तक के लिए बढ़ाया गया है। अभी ईडी के निदेशक जो है वो कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी हैं। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो याद रखना है कि जो ईडी है वो 1 मई को 1956 में बनाया गया था, और ईडी जो होता है ये वित्त मंत्रालय जो है उसके वित्त विभाग के तहत, याद रखिए, वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग के तहत एक आर्थिक रूप से काम करने वाली एक संस्था के तौर पर, एक स्वायत्त संस्था के तौर पर आप ईडी को देखते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये हमारे देश में आर्थिक रूप से जो भी मनी लॉन्ड्रिंग इस प्रकार के केसेस होते हैं उसकी जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए इंपॉर्टेंट संस्था है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। मुझे लगता है कि ईडी से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आना चाहिए। ठीक दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी बात हम FATF की भी कर लेते हैं। जो FATF है ना दोस्तों, ये 1989 में स्थापित हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। यहीं पर G7 की बैठक हुई थी इस समय, और G7 की बैठक के बाद जो है वो FATF जो है वो अस्तित्व में आता है। और FATF जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जो भी समस्याएं हैं, जो केसेस होते हैं, उसकी जांच करने के लिए जिम्मेदार संस्था है, जिसमें अभी हम देखें वर्तमान में लगभग 39 सदस्य के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। और अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत जो है 2010 के आसपास हम देखें तो FATF का सदस्य बनता है। दोस्तों FATF जो है वो एक इंपॉर्टेंट एजेंसी के तौर पर आप ग्लोबल देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पाकिस्तान के संदर्भ में FATF की बात करते हैं तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्टेड कर दिया गया था, जिसके बाद उसके अंतरराष्ट्रीय साख में गिरावट हुई थी, और उसके बाद उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साख में लोन मिलने और आदि चीजों में समस्याएं हुई थी। और अगर हम भारत की बात करें, संजय कुमार मिश्रा जी को अगर निदेशक के पद से हटा दिया जाता, किसी और को रख दें, तो ये हम जानते हैं कि अगला कोई व्यक्ति आएगा वो भी काबिल होगा। परंतु FATF के जो जांच के 5 चरण हैं उसमें से 4 चरण में कौन रहे हैं? संजय कुमार मिश्रा जी ने सहयोग किया है। और 5वें चरण में अगर बदल गए, नए जो भी निदेशक आएंगे वो क्या पता FATF के जो सवालों के जवाबों किस हद तक दे पाएंगे, क्या हो पाएगा। अगर गड़बड़ हो गई तो भारत की रैंकिंग गिर सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में FATF का हवाला देते हुए संजय कुमार मिश्रा जी के कार्यकाल को बढ़ाने की बात कही, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके कार्यकाल को 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा भी दिया है। ध्यान रखेंगे। तो FATF को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। जनरली हमारे देश में क्या है कि ईडी के भूमिका को लेकर हमेशा विपक्ष के द्वारा क्वेश्चन मार्क किया गया है, तो वजह भी समझ में आना चाहिए कि किस वजह से इनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से मिलता हूं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।